Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about chromosome theory of inheritance. सबसे पहले आते हैं कि ये थ्योरी क्या कहते हैं। ये जो थ्योरी है ये बेसिकली आइडिया है, जिसको हम कहते हैं आइडिया। और ये आइडिया आपको पता है किसके खिलाफ है, यानी किसके बारे में, जीन्स के बारे में। और जीन्स आपको पता है ये हेरिडिटी यूनिट है और ये जो है ना फिजिकल है, नेचर जो है ना ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये मौजूद होता है क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम के ऊपर जो है ना जीन्स मौजूद होता है। अब ये जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद होता है तो ये क्रोमोसोम क्या करता है, ये कैरियर ऑफ हेरिडिटी काम करता है। यानी ये क्रोमोसोम जो है जीन्स को माँ बाप से बच्चों तक लेके जाता है। तो आप इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कैरियर है, कैरियर ऑफ हेरिडिटी है। हेरिडिटी से मुराद होता है यहाँ पे जो है ना वो जीन्स जो है ना, ये जीन्स माँ बाप से बच्चों तक कौन लेके जाता है। ये बेसिकली इस थ्योरी से मुराद ये है कि जीन जो है क्रोमोसोम पे मौजूद है, जब क्रोमोसोम माँ बाप से बच्चों में जाते हैं तो ये अपने साथ जीन भी लेके जाते हैं। इस थ्योरी को हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी। अच्छा, बात करते हैं ये थ्योरी सबसे पहले, ये बात सबसे पहले किसने की। सबसे पहला एक साइंटिस्ट था जो जर्मन जेनेटिस्ट था, जर्मन जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ी, जिसको हम कहते हैं जर्मन जेनेटिक्स। जर्मन इसका साइंटिस्ट है जर्मन, और उसका नाम था, हम इसको कहते हैं करल कोरियन। करल कोरियन जो था, कोरियन, ये एक साइंटिस्ट था, जर्मन जेनेटिक्स था। इन्होंने सबसे पहले ये बात बता दी कि जीन्स जो है ना कहाँ पे मौजूद होते हैं। जीन्स जो है ना ये मौजूद होता है कहाँ पे, क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम पे मौजूद होता है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अनाउंसिंग पेपर था और ये जो रीडिस्कवरी का पेपर था, उन्होंने देखा, इसके बाद ये बात बताई कि जीन जो है कहाँ पे मौजूद है, ये क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। बट उसके पास जो सबूत नहीं था, यानी सबूत ऑफ एविडेंस नहीं थे। फिर दो साइंटिस्ट आए, एक अमेरिकन ग्रेजुएट था और दूसरा जो था वो जर्मन साइंटिस्ट था, जिसका नाम है, एक का नाम है सूटन, जिसको हम पूरा नाम रखेंगे सूटन जो था। और सूटन जो था ये अमेरिकन ग्रेजुएट था। ये जो उन्होंने थ्योरी पेश की थी, ये कब पेश की थी, 19th सेंचुरी में पेश किया था। और इसके साथ दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बोरी, ट्यूडर बोरी, बस सिंपल आप बोरी लिख सकते हैं, बोरी। ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा दे रिकॉग्नाइज, उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया, ये रिकॉग्नाइज किया कि जो बिहेवियर ऑफ जीन इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। या हम कह सकते हैं जो क्रोमोसोम, जिस तरह क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं अपस्प्रिंग, उसी तरह जीन जो है वो ट्रांसफर होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। इन्होंने कब रिकॉग्नाइज किया था, 1902 में उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया था कि हम कहते हैं कि पैरेलल बिहेवियर, अब इसको कहते हैं बिहेवियर ऑफ जीन, हम कहते हैं बिहेवियर ऑफ जीन्स, बिहेवियर ऑफ जीन एज पैरेलल होते हैं, एज पैरेलल होता है, पैरेलल होता है किस तरह, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। बिहेवियर, अब मैं आपको समझाऊंगा, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसका मतलब क्या है, और कब, ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस। इससे मुराद ये है कि जिस तरह जीन्स माँ बाप से बच्चों तक ट्रांसफर होते हैं, उसी तरह क्रोमोसोम भी माँ बाप से बच्चों तक ट्रांसफर होते हैं, और किस तरह वो पैरेलल होते हैं, जिस तरह इनमें से चेंजेस उनमें से चेंजेस आता है। अब इसकी तरफ हम आते हैं, पैरेलल बिहेवियर दोनों की पढ़ लेते हैं, बट इससे पहले कुछ और बातें बुक में गिवन है। एक और एविडेंस की बात कर रहा है, वो मैं आपको समझाता हूं। एविडेंस, वो एविडेंस ये है कि हमारे पास जो बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस होता है, तो इनमें से हमने वी कैन एनालाइज वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखना है। मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चे, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको पता है यूनियन होता है, एक किसके साथ मिलता है, एक स्पर्म के साथ मिल जाता है। और जब एक स्पर्म के साथ मिल जाता है तो मेंडल ने कहा, और मेंडल जो था वो सही था, क्योंकि यानी इन दोनों की चांसेस, इनमें जो हेरिडिटी यूनिट की चांसेस होते हैं वो इक्वल होती है। वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। यानी अगर हम देखें इनमें से अगर जीन है या इनमें से ये दोनों, इन दोनों की चांसेस इक्वल है, मतलब एग में जो जीन्स है उसकी भी इक्वल चांस है और जो स्पर्म की जीन्स है उसकी भी इक्वल चांसेस है। ये एक एविडेंस है। दूसरा एविडेंस क्या है, उसको भी हमारे पास स्पर्म है, तो इनमें से लिटिल, हम कहते हैं लिटिल होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें से क्या होता है, लिटिल होता है। साइटोप्लाज्म इनमें से क्या होता है, लिटिल होता है। तो स्पर्म क्या करता है, स्पर्म जो है ना न्यूक्लियस देता है किसको, स्पर्म देता है न्यूक्लियस किसको, जायगोट को, जायगोट को देता है। तो इससे हमें एक और बात साबित होता है कि जो हमारे पास जीन्स होते हैं वो भी तो न्यूक्लियस में होते हैं, क्रोमोसोम जो है वो भी न्यूक्लियस में होता है। तो इससे हमें एक एविडेंस मिलता है कि जो हमारे पास जीन्स है वो कहां पे मौजूद होता है, जीन्स जो है वो मौजूद होते हैं क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम पे।
फिर ये जो बात उन्होंने की तो इस पे लोगों ने, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया। वो ऑब्जेक्शन ये था कि अगर आप बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है सिग्रीगेशन ऑफ, अगर हम कहते हैं सिग्रीगेशन ऑफ जीन्स होते हैं, सिग्रीगेट का होना ऑफ जीन्स होते हैं, तो इसके आपके पास सिग्रीगेशन ऑफ क्या होते हैं, सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम भी होते हैं, क्रोमोसोम्स भी होते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा, अगर अब हम करते हैं इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की अगर बात करेंगे, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, अब मैं आपको समझाता हूं किसका मतलब क्या इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। अगर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का मतलब क्या है, क्या अगर देखिए हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जीन सेपरेट होते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट साथ में पेयर ऑफ जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली असार्ट होते हैं, उसकी तरफ आता हूं लेटर ऑन। तो उस पे कंप्लेन ये था कि हमारे बॉडी में टोटल जो क्रोमोसोम की तादाद है, अगर ह्यूमन की केस में 23 पेयर है, तो फिर जो हमारे बॉडी में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो 23 से ज्यादा है। तो इसका आंसर किसने दिया, टी.एच. मॉर्गन आया और उसने इसका सॉल्यूशन जो है टी.एच. मॉर्गन जो था, उन्होंने 1910 में इसका आंसर दिया कि जीन यानी क्रोमोसोम के ऊपर जीन लिंकेज होते हैं और वो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे बुक में जो एक चार्ट है वो हम डिटेल से देखते हैं कि वो चार्ट क्या कह रहा है हमारे। अच्छा, देख लेते हैं कि वो चार्ट क्या कह रहा है। पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम हम यहां पे देख लेते हैं डिटेल से। अगर मैं यहां पे आपको बता दूं कि हमारे पास सबसे पहला, अगर मैं बता दूं यहां पे पैरेलल बिहेवियर में सबसे पहले बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम को देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स जो आपके पास है वो देख लेते हैं, और फिर आपके पास बिहेवियर ऑफ जीन्स भी देखते हैं। बिहेवियर ऑफ जीन्स के किस तरह ये पैरेलल होता है। तो आपको पता है हमारे पास जो डिप्लॉइड सेल होता है, डिप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल में मियासिस से पहले, तो इनमें से अगर मैं पी की एग्जांपल ले लूं तो उनमें से 14 क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स होता है, या इसको आप कहते हैं 7 पेयर भी कह सकते हैं, 7 पेयर भी कह सकते हैं। तो जब ये पेरेंट से गेमीट्स में आफ्टर मियासिस गेमीट्स में मुंतकिल होते हैं तो 7 जाएगा, यानी हैप्लॉइड गेमीट्स में क्या जाएगा, गेमीट्स में जो है ना वो हैप्लॉइड जाएगा, क्या जाएगा आफ्टर द मियासिस। तो ये भी ये इस तरह जो जीन्स का भी है कि हमारे पास अगर P1 है तो उनमें से अगर जीन मौजूद है, कैपिटल आई अगर हम कैपिटल लिख लेंगे या इसके साथ स्मॉल टी, हमारे पास आपके पास Y है स्मॉल y, यहां मेरे पास R स्मॉल, तो इससे क्या होगा आपके पास जो ये भी जीन्स है, अगर मैं R आपके पास है तो इससे एक जाएगा, या तो कैपिटल जाएगा R या ये जाएगा, या कैपिटल Y आएगा, ये जीन्स है, या क्या आएगा या Y आएगा। इसकी चांसेस क्या होती है, एक होती है, कैपिटल R आ जाएगा, या आपके पास क्या आएगा, या आपके पास जो है स्मॉल r जो है वो मुंतकिल होता है। दूसरा ये है जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सिग्रीगेट होता है ड्यूरिंग मियोसिस। किस तरह सिग्रीगेट होता है, देखो मैं अब आपको बताता हूं कि हमारे पास ये एक होमोलोगस पेयर होता है, तो ये क्या होगा, ये इससे सेपरेट हो जाता है, ये इससे क्या होगा, ये इससे सेपरेट होता है, और ये भी जो है ना वो इससे क्या होता है, सेपरेट होता है। इसको कहते हैं सिग्रीगेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। द सेम केस हियर ले लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल R है और हमारे पास R है, तो अब ये दोनों जीन है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होता है, ये कैपिटल इधर आ सकते हैं और ये R इस तरह आ सकता है। द सेम अगर हम होमोलोगस पेयर की बात करेंगे, सेकंड लॉ, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्ट में क्या कहते हैं कि हमारे पास जो होमोलोगस पेयर होते हैं, एक पेयर है, ये हमारे पास दूसरा पेयर होता है, ये हमारा ये 2 पेयर होते हैं। ये जो 2 पेयर होता है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज तक आ जाता है, मेटाफेज प्लेट बना देता है। तो ये जो जोड़ा है ये इंडिपेंडेंटली असार्ट करता है, ये भी इससे इंडिपेंडेंटली असार्ट करता है, ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, और फिर ये चला जाता है एनाफेज में चला जाता है। द सेम केस हियर, फॉर एग्जांपल हमारे पास राउंड होता है, राउंड और येलो होता है, अगर इसको हम क्रॉस करें तो हमारे पास स्मॉल r और इसके साथ, तो इनमें से जो आपके पास आ जाता है कैपिटल R, आपके पास क्या आ जाता है स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y आ जाते हैं। तो आप इसकी जब देखेंगे तो इन दोनों जीन्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट असार्ट में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये किसके साथ आ सकता है, ये कैपिटल I इस तरह भी आ सकता है, ये इसके साथ आ सकता है, ये जो आपके पास है ये कैपिटल R और आपके पास क्या है स्मॉल y भी आ सकता है, ये स्मॉल r और कैपिटल Y भी आ सकते हैं इसके साथ, और ये जो आपके पास लास्ट वन है ये स्मॉल r और स्मॉल y भी आ सकता है। ये इस तरह इसकी 3 प्रॉपर्टीज जो है पैरेलल बिहेवियर इसको कहते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और बात भी लिखा है कि टी.एच. मॉर्गन ने जीन लिंकेज से इस मसला को हल किया था, और कब, वो जब इनहेरिटेंस ऑफ फ्रूट फ्लाइज आई देख रहा था, इससे पहले हमने वो सारा डिटेल से